एयर इंडिया का डेली का लॉस 20 से 25 करोड़ का है। फिर भी क्या टाटा ग्रुप ने इसको खरीदकर सही किया? और जो सरकार का डिसीजन है एयर इंडिया को बेचने का, वो सही है गलत? आपके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद वो सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एयर इंडिया दुनिया की टॉप एयरलाइंस में से एक था। सिंगापुर एयरलाइंस भी एयर इंडिया से इंस्पायर्ड था। एयर इंडिया अपनी मार्केटिंग एंड पोजीशनिंग इस प्रकार से करता था कि जब आप उस एयरलाइन में बैठोगे, उस एयरलाइंस का एक्सपीरियंस करोगे, तो आपको महाराजा जैसी फीलिंग आएगी। यानी इतना कस्टमर सर्विस में फोकस करते थे, इसलिए शुरुआती दिनों में आपको पता होगा ये दुनिया की टॉप एयरलाइंस में से एक बन गया था। पहले थोड़ा इस कंपनी का इतिहास समझते हैं। 1932 में जे.आर.डी. टाटा ने इस कंपनी को फाउंड किया था। पहले इस कंपनी का नाम था टाटा एयरलाइंस। 1946 में इस कंपनी को पब्लिक लिमिटेड बना दिया गया और इस कंपनी का नाम भी बदल दिया गया, एयर इंडिया रख दिया गया। 1953 में सरकार ने इस कंपनी को पूरी तरीके से राष्ट्रीयकरण कर दिया, नहीं नेशनलाइज कर दिया, और इसके 100% स्टेक को खुद एक्वायर कर लिया। एयर इंडिया सरकारी कंपनी बनने के बावजूद भी शुरुआत में बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल थी, लेकिन पिछले 15 साल में इस कंपनी में प्रॉफिट का एक पैसा नहीं आया। लेकिन पिछले 10 साल में सरकार ने इसमें बहुत सारा पैसा पंप कर दिया, लगभग माना जा रहा 25 से 26 हज़ार करोड़ रुपया के आसपास। ये पैसा कहाँ से आया? ये टैक्स पेयर का पैसा है, हम सबका पैसा है। हम सबका पैसा डेवलपमेंट में खर्च होना चाहिए या किसी कंपनी को सर्वाइव करने के लिए खर्च होना चाहिए? ये कमेंट बॉक्स में आप हमें। सरकार ने इस कंपनी को बेचकर सही किया या गलत किया, ये तो आप कुछ देर में समझ जाएंगे, लेकिन पहले एसेट एंड लायबिलिटी का अंतर समझते हैं। एसेट मतलब ये होता है जो आपको कंटिन्यूअस रिटर्न ला के दे। फॉर एग्जाम्पल ये लैपटॉप है, अगर आप खरीदेंगे तो ये आपको कुछ ना कुछ देता रहे, तब तो आप इसको एसेट की कैटेगरी में मानते हैं। लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि वो आपको पैसा दे नहीं, आपके जेब से पैसा निकाले। तो एयर इंडिया लायबिलिटी बन चुका है अब। पहले एसेट था 2002-03 के आसपास। इस कंपनी ने 133 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट किए, लेकिन पिछले 15 साल में इस कंपनी ने एक भी रुपया का प्रॉफिट नहीं जनरेट किया, तो इसको लायबिलिटी की कैटेगरी में डाला जाता है पैसा। फाइनली इतने लॉस के कारण सरकार ने डिसाइड किया कि हम इस कंपनी को बेच देंगे। शुरुआत में सरकार ने बेचने की कोशिश की, लेकिन डील अट्रैक्टिव नहीं थी। उन्होंने बोला कि शुरुआत में सरकार ने बोला कि 26% स्टेक हम खुद रखेंगे और जितना भी कर्जा है वो कंपनी चुकाएगी। अब कोई भी कंपनी सोच रही थी पहले तो हम इसका कर्जा चुकाएं, इतना ज़्यादा, अभी करंट कर्जा 60,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है, और ऊपर से इसमें सरकार का भी मालिकाना हक। कोई भी कंपनी सामने आई ही नहीं एयर इंडिया को खरीदने के लिए। बाद में सरकार ने अपने इस डील को अट्रैक्टिव बनाया। उन्होंने बोला भैया 100% स्टेक हम प्राइवेट कंपनी को दे देंगे और जितना भी कर्ज है उसमें कुछ ही कर्ज प्राइवेट कंपनी चुकाएंगी, बाकी बचा हुआ कर्ज सरकार अपने हिसाब से देखेगी, उसको खुद सरकार बियर करेगी। फाइनली सरकार ने बिडिंग की, उसमें केवल 2 कंपनी बिड को पार कर पाई। पहली स्पाइस जेट 15,100 करोड़ और दूसरी है टाटा ग्रुप 18,000 करोड़। इसमें से जितना कर्ज है 61,000 करोड़ में, उसमें केवल 15,300 करोड़ का कर्ज ही टाटा ग्रुप चुकाएगी, बाकी सरकार अपने हिसाब से देख लेगी। सरकार ने इसके लिए एक एसेट होल्डिंग कंपनी भी बनाई है। देखिए एयर इंडिया के पास बहुत सारे एसेट हैं, कुछ एसेट एग्रीमेंट के हिसाब से टाटा ग्रुप के पास आ जाएंगे, कुछ बचे हुए एसेट इस कंपनी में डाल दिए जाएंगे। जो बचा हुआ कर्ज है इस एसेट को बेच के, जैसे भी सरकार अपने हिसाब से डिसीजन लेती है, उसको बेच के वो कर चुकाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि ये डील दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगी। सबसे अहम सवाल आपके दिमाग में होगा कि ये कंपनी इतनी लॉस में क्यों है। देखिए थोड़ा सा बेसिक समझिए, जितनी भी एयरलाइन कंपनी होती है उसमें 40 से 50% केवल फ्यूल कॉस्ट होती है, इसलिए बहुत कम कंपनी इसको सर्वाइव कर पाती हैं। आपने पिछले कई सालों में देखा होगा डेक्कन एयरलाइन, किंगफिशर, सहारा, ये सारी एयरलाइंस क्या हुई, ये सारी फेल होती हुई चली गई, अपने कॉस्ट को मैनेज नहीं कर पाई। एयर इंडिया में इतना लॉस इसलिए है क्योंकि नॉन प्रॉफिटेबल रूट पर बहुत सारी प्लेन चल रही थी। अब नॉन प्रॉफिटेबल रूट पर अगर प्लेन चलेंगी तो कंपनी में तो लॉस होगा ही ना। दूसरा कारण है कंपटीशन। कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा है। वैसे भी एयरलाइन इंडस्ट्री में बहुत सारा कंपटीशन है। कस्टमर को जहां प्राइस कम मिला, क्वालिटी अच्छी मिली, सर्विस बहुत अच्छी मिली, तुरंत कस्टमर वहां स्विच कर जाता है। यह भी एक मेन कारण है। आप जानते हैं प्राइवेट कंपनी वर्सेस सरकारी कंपनी में अंतर कितना है। इंडिगो लो कॉस्ट कैरियर के लिए राजा है अपनी इंडस्ट्री का, 55% के आसपास मार्केट शेयर केवल इंडिगो का है। तीसरा कारण है एयर इंडिया भी लॉस में थी, इंडियन एयरलाइंस भी लॉस में थी। सरकार ने सोचा इन दोनों को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए दोनों को मर्ज कर दिया जाए। सरकार ने 2007 में इसको मर्ज कर दिया, इनका नाम पड़ गया एयर इंडिया। दोनों में एम्प्लॉय की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई, एम्प्लॉय में मिस मैनेजमेंट हो गया। जितने ज़्यादा प्लेन थे एम्प्लॉयज़ की संख्या उससे ज़्यादा हो गई। अब बताइए जहाँ एम्प्लॉय की संख्या ज़्यादा होती वहाँ क्या होता है, कॉस्ट बढ़ जाती है। जब कॉस्ट बढ़ती है तो ऑलरेडी एयरलाइंस तो लॉस में आ जाती है। 50% मैंने पहले बता दिया केवल फ्यूल कॉस्ट है। अब एम्प्लॉयज़ का भी खर्चा संभालना, तो कंपनी तो लॉस में तो रहने ही वाली ना भाई साहब। अब क्या टाटा इस एयरलाइंस को प्रॉफिटेबल बना पाएगा? बिल्कुल बना सकता है, क्योंकि टाटा ऑलरेडी 2 एयरलाइंस को होल्ड करता है। पहला विस्तारा, दूसरा
एयर एशिया, दोनों में इनका जो मार्केट शेयर है 12% के आसपास है। अब एयर इंडिया के आने से इनका मार्केट शेयर 25% से भी ज़्यादा हो जाएगा, तो इनके लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। मे भी हो सकता है कि फ्यूचर में कंपनी प्रॉफिटेबल बन जाए। वैसे भी आप सरकारी कंपनी वर्सेस प्राइवेट कंपनी में अंतर समझते हैं। अभी तक ये सरकारी कंपनी थी, अब प्राइवेट कंपनी बन गई है। प्राइवेट कंपनी बनते ही इसकी क्वालिटी इंप्रूव होगी, यानी कंज्यूमर का एक्सपीरियंस इंप्रूव होगा। जब कंज्यूमर का एक्सपीरियंस इंप्रूव होगा तो इससे ओवरऑल कंपनी की वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि कंज्यूमर को जहां एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा वहां वो टिकना चाहता, रहना चाहता है, तो ओवरऑल क्या होगा, एयरलाइंस की ग्रोथ होगी। रतन टाटा ने ट्वीट किया कि वेलकम बैक एयर इंडिया। उन्होंने एयर इंडिया का स्वागत किया, क्योंकि ऑलरेडी पहले इन्हीं की कंपनी थी, 68 साल बाद फिर से ये कंपनी इनके पास वापस आ गई। आपके दिमाग में एक सवाल होगा, एम्प्लॉयज़ का क्या होगा? एम्प्लॉयज़ का कुछ नहीं होगा। सरकार ने क्लियरली बोल दिया कि टाटा ग्रुप किसी भी एम्प्लॉयज़ को 1 साल तक बाहर नहीं निकाल सकती। उसके बाद अगर टाटा ग्रुप एम्प्लॉयज़ को रिस्ट्रक्चर करना चाहती है तो उनको VRS स्कीम यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत स्पेशल बेनिफिट देने होंगे, उसके बाद ही वो रिस्ट्रक्चर कर सकती है। अब बात आती है कि सरकार ने एयर इंडिया को बेच तो दिया, इसके फायदा ही क्या? फायदा ही फायदा। पहला फायदा है टैक्स पेयर का पैसा बच जाएगा। अभी तक टैक्स पेयर का पैसा एयर इंडिया कंपनी में लग रहा था, लेकिन अब ये दूसरे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में लग जाएगा, जिससे ओवरऑल देश की ग्रोथ होगी। दूसरा सबसे बड़ा फायदा है कंपनी प्रॉफिटेबल बन सकती है। अभी तक ये कंपनी बिल्कुल प्रॉफिटेबल नहीं है, आप जानते ही हैं। अगर ये प्रॉफिटेबल बनती है तो फ्यूचर में GDP में कंट्रीब्यूट करेगी, तो ओवरऑल हमारे देश की इकोनॉमी ग्रो करेगी। तीसरा सबसे बड़ा मेन कारण है कस्टमर का एक्सपीरियंस इंप्रूव होगा। जब कस्टमर का एक्सपीरियंस इंप्रूव होगा तो भी कंपनी प्रॉफिटेबल बनती है। उम्मीद है आपके सारे सवाल के जवाब मिल गए होंगे। सरकार इस समय लगभग कई कंपनियों को प्राइवेट करती जा रही है। ये प्राइवेटाइजेशन सही है या गलत है? देखिए, दोनों के अपने अपने अलग अलग पहलू हैं। इन पर डिटेल में बात करेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, इतनी आपसे रिक्वेस्ट है, ताकि सबको सही सही जानकारी मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।